हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसएसटी लर्निंग हब। आज हम करने वाले हैं सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। इस लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चंस करवा भी दूंगा, साथ में 6 होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारी बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से। तो अब बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन क्या था? 59% डच लोग बोलने वाले लोग थे, 40% फ्रेंच बोलने वाले और 1% जर्मन बोलने वाले। तो अब फ्लेमिश रीजन में रहते थे 59% लोग जो थे डच, और वेलून रीजन में रहते थे 40% लोग जो थे फ्रेंच। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो छोटी सी जगह, ये है बेल्जियम का कैपिटल जिसका नाम है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में क्या था? ब्रुसेल्स में उल्टा था। जैसे पूरी कंट्री में देखो तो डच मेजोरिटी में, फ्रेंच माइनॉरिटी में, पर ब्रुसेल्स में जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ 80% फ्रेंच और 20% डच। मतलब ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग अपनी मेजोरिटी में थे और डच लोग माइनॉरिटी में थे। अब एकोमोडेशन एकोमोडेशन क्या हुई कि बेल्जियम में जैसे अलग अलग टाइप के लोग थे, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होंगे क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होंगे तो डिबेट्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तब एकोमोडेशन करी गई कि चेंजेस लाए गए। मतलब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखा कि लड़ाई ना हो, हम सब अच्छे से जिए, मतलब हमारी कंट्री को अच्छा बनाया जाए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे। मतलब उस गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, डच हो चाहे फ्रेंच हो। अब जैसे अगर 4 डच लेंगे तो 4 ही फ्रेंच लेंगे, इक्वल नंबर रहेंगे ताकि लड़ाई ना लगे। पावर टू स्टेट्स, मतलब अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल पावर दी कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से रूल कर सकती है, वो डिपेंडेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि आप ऑर्डर दो हम फॉलो करेंगे, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट नहीं है वो सेंट्रल पे। जो हमारी ब्रुसेल्स है कैपिटल, अब वहाँ क्या था? उल्टा है। वहाँ पे 80% फ्रेंच, 20% डच। तो वहाँ पे उनकी अलग गवर्नमेंट है, क्योंकि ब्रुसेल्स में अब मेजोरिटी में फ्रेंच, माइनॉरिटी में डच, तो उनको भी अलग गवर्नमेंट चाहिए होगी अपनी, तो उनके लिए अलग गवर्नमेंट है। वहाँ भी उधर भी फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल है। ये नहीं है कि यहाँ पे फ्रेंच ज्यादा लोग हैं तो फ्रेंच के मिनिस्टर ज्यादा, नहीं। जहाँ पे भी अलग अलग गवर्नमेंट है वहाँ मिनिस्टर्स तो इक्वल ही रहेंगे। और कम्युनिटी गवर्नमेंट है कि अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों ने अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। जैसे डच लोगों की डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच लोगों की फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, और जर्मन लोगों की इवन 1% जर्मन लोगों की भी अपनी जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये आपकी बेल्जियम की कहानी हो गई। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रीड द फॉलोइंग मेजर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट सही है। फॉलोइंग मेजॉरिटी नहीं, ये तो नहीं था। प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर टू लोकल गवर्नमेंट, भी सही है। तो 1 3 और 4 ऑप्शन कहां है? ये रहा बी ऑप्शन। अब देखते हैं श्रीलंका को कि बेल्जियम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी है। बेल्जियम तो हो गया, अब श्रीलंका में देखते हैं क्या था। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखो। अब यहाँ पे 74% है सिनाला। सिनाला जो सिनाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो क्या कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? बुद्धिज्म फॉलो करते थे वो, बुद्धिज्म। अब 74 के बाद जो बच्चे लोग 18 थे और वो थे तमिल स्पीकिंग। अब इनमें भी अलग अलग थे। इंडियन तमिल थे 5, श्रीलंका तमिल थे 13। और ये जो तमिल से हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। और बच्चे जो 74 18 के बाद जो 7% बचे वो थे क्रिश्चियंस। अब ये तमिल और सिनाला दोनों लैंग्वेज बोलते थे पर ये थे क्रिश्चियंस। अब जैसे बेल्जियम के पास भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या किया? अकोमोडेशन कर लिया, उनकी तो बढ़िया चल गई। जो श्रीलंका को अकोमोडेशन नहीं कर पाई, उसने मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अपना लिया और ना 1956 में एक एक्ट निकाला जिससे सिंघाला लैंग्वेज जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। तो इससे तमिल को तो बहुत हर्ट हुआ, मतलब कि हमारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कंट्री में एथनिक ग्रुप्स है तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पर इस एक्ट के हिसाब से तो सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया, तमिल लैंग्वेज को भी कुछ रिगार्ड देनी चाहिए उनके हिसाब से, पर नहीं, सिंघाला लैंग्वेज को दे दिया। तो उससे एक डिस्ट्रेस बन गया तमिल में कि हमें अब ट्रस्ट नहीं हो सकता है गवर्नमेंट को, तो सिंघाला के लिए अपने काम कर रही है। उसके बाद जो तमिल के खिलाफ अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हुई, तमिल को मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज और यूनिवर्सिटी में सीट्स की प्लेसमेंट वो भी सिंघाला को ज्यादा प्रेफर करते थे लोग। श्रीलंकन तमिल को, इंडियन तमिल को मतलब कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो तमिल लोग थे उन्होंने कॉल कर दी कि हमें अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट जो है स्टेट बना के दो, हमें अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हम खुद से रूल करेंगे अपने यहाँ, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इससे मेरा लड़ाई लग गई वहाँ पे, सिंघाला तमिल सब में लड़ाई हो गई, तो सिविल वॉर बन गई। जब सिविल वॉर क्या होती है? जब कंट्री में अलग अलग एक ही कंट्री में अलग अलग ग्रुप फाइट करने लग जाते हैं तो सिविल वॉर हो जाती है। देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजॉरिटी? सिंघाला स्पीकर्स, बी ऑप्शन। अब हमने देख लिया बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब बेल्जियम के केस में तो अकोमोडेशन से पावर शेयर कर दी, मिनिस्टर्स इक्वली बांट दिए, फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों में मतलब इक्वली पावर डिवाइड कर दी, पावर शेयर कर दी। तो अब श्रीलंका में पावर शेयर नहीं है, वो सारी पावर का कंट्रोल सिंघाला ने ले लिया। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? इसके दो रीजन है, प्रूडेंशियल और मोरल। प्रूडेंशियल मतलब समझदारी वाला रीजन। अब समझदारी का रीजन क्या है कि अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट के चांस कम हो जाएंगे। मतलब आपने पावर शेयर करी तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होंगे? एथनिक ग्रुप्स क्यों लड़ेंगे? उनके इक्वली पावर डिवाइड हो गई। जैसे बेल्जियम में पावर डिवाइड हुई तो क्यों लड़ेंगे? नहीं लड़े। और श्रीलंका में नहीं हुई पावर डिवाइड, तो तमिल ने आवाज उठाई, बोले लड़ाई करी तो सिविल वॉर हो गई। इसलिए अगर पावर शेयर कर दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए समझदारी का रीजन है कि पावर शेयर कर दो, कोई लड़ाई नहीं होगी। और दूसरा है मोरल रीजन। अब मोरल रीजन क्या है कि अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट यही है कि आप पावर शेयर करो। मतलब पावर शेयरिंग तो एक बेसिक मोरल है डेमोक्रेसी का, ये फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ना किस बात की डेमोक्रेसी हो। तो ये दो रीजन हो गए कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। रीड द आर्गुमेंट्स गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस, ठीक है, क्योंकि आप लाइक्लीहुड ऑफ बायस मतलब कि आप एक ही एथनिक ग्रुप की तरफ बायस हो जाओ, उसके चांसेस कम कर देता है। जब पावर शेयर हो गई तो आप एक ही एथनिक ग्रुप के पास कैसे बायस हो जाओगे? ये सही है। बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नहीं, रोकता नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, बल्कि और बढ़ावा देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, ये तो गलत है। अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, ये भी सही है। जो अलग अलग लोग हैं वो डाइवर्सिटी जो है तो वो डाइवर्सिटी को बढ़ावा ही तो दे रहा है कि आप जितनी डाइवर्सिटी हो पावर शेयर करेंगे। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, ये भी सही है। जब पीपल लोग पावर में आते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। जब पावर शेयरिंग हो गई उसके बाद सब लोग खुश हैं, कोई गुस्से की बात नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट और करना चाहेंगे ना लोग पावर में आने के लिए, तो ये भी सही है। 1 3 और 4 तो सी ऑप्शन। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है हम नीड तो बता ही चुके हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन, एक मोरल रीजन। अब फॉर्म्स क्या होती है पावर शेयरिंग की? डिफरेंट टाइप्स की, तो 4 टाइप की फॉर्म्स होती है पावर शेयरिंग की अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स गवर्नमेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर। अब हम जब इन तीनों लेवल्स की ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के पावर शेयर करते हैं तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब ऐसे एक लाइन में पावर शेयर होगी कि आपकी इन तीनों ऑर्गन्स के पास इक्वल पावर है। ये इससे चेक्स और बैलेंस बना रहता है कि अगर इसने कुछ गलती करी तो ये चेक करेगा, इसने करी ये चेक करेगा, मतलब एक दूसरे को चेक करते रहेंगे जिससे बैलेंस बन जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें इक्वली पावर डिवाइड हो गई ऑर्गन्स के बीच में। दूसरा है अब हम गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब जब आप सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हो तो उसे कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयर तो हो रही है बस आपके पास इक्वल पावर नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा है, फिर स्टेट के पास और फिर लोकल गवर्नमेंट के पास। तो इससे फेडरलिज्म का एक जो सेकंड चैप्टर आपका सिविक्स का, इससे वो बनता है अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब समाज के लोगों के बीच में जब पावर शेयर होती है, जैसे जो हमारी सोशल डाइवर्सिटीज है, जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमारी हिस्टोरिकली कम्युनिटीज को, जैसे हम रिजर्वेशन देते हैं एससीज, एसटीज, वुमेन के लिए, जब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में, तो ये सब किसके एग्जांपल है? सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर होती है। पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशल ग्रुप्स, मूवमेंट। अब जैसे
कोलिशन गवर्नमेंट इसका एग्जांपल है कि आप अलग अलग पार्टीज जो है वो मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है, तो आप पावर शेयरिंग तो कर रहे हो, जो पार्टीज है वो एक दूसरे के साथ पावर शेयर करके, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ पावर शेयर करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, इसमें सब लोग एक साथ आ जाते हैं और पावर शेयर हो जाती है सब पार्टीज की, तो कोलिशन गवर्नमेंट इसका एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या था? डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। ऑर्गन्स कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ऑप्शन डी। अभी कीवर्ड्स हैं कि स्क्रीनशॉट ले लो। एथनिक ग्रुप्स जैसे कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? सिविल वॉर, मेजोरिटेरिज्म, कि आप एक ही कम्युनिटी या एक ही एथनिक ग्रुप के तरफ फेवर कर रहे हो, मतलब जो मेजोरिटी में है उसकी तरफ फेवर कर रहे हो, सारे राइट्स उसके पास है, वो डोमिनेट कर रही है माइनॉरिटी में, तो मेजोरिटेरिज्म। अकोमोडेशन जो बेल्जियम ने किया था, प्रूडेंशियल, केयरफुल थिंकिंग, समझदारी वाला काम, प्रेशर ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट, की स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6, ये होमवर्क क्वेश्चंस कर लेना, और इसी के साथ आपका पावर शेयरिंग चैप्टर होता है खत्म। इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करिए, आपको क्वेश्चंस भी करा, होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दिए। अगला चैप्टर आएगा बहुत ही जल्द, तब तक पढ़ते रहना। बाय।